हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बॉन्ड पैरामीटर्स। ठीक है, बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग में ये बॉन्ड पैरामीटर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बॉन्ड पैरामीटर्स मतलब हम लोग पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में बात किए हैं, जैसे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है, या बॉन्ड एनर्जी कहें, साथ ही साथ आपका बॉन्ड एंगल हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया। इन सब चीजों के बारे में बात हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि मतलब कैसे इनको हम लोग निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, किस चीज को देखेंगे, कौन कौन सा फैक्टर्स अफेक्टिंग होगा बॉन्ड पैरामीटर्स, वो सारे चीज इसमें आ जाते हैं। ठीक, तो देखते हैं फिर किस तरीके से होता है और क्या क्या होता है बिना लेट किए हुए। ठीक है, एक एक चीज को देखते हैं और एक एक चीज को मेंशन करते हुए जाते हैं। तो क्या हम लोग लिख रहे हैं, बॉन्ड पैरामीटर्स, बॉन्ड पैरामीटर्स। ठीक है, तो बॉन्ड पैरामीटर्स में जो सबसे पहले हम लोग मतलब इसमें क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं, तो सबसे पहले बॉन्ड लेंथ। ठीक है, क्या है ये, बॉन्ड लेंथ। ठीक, जिसको हम लोग बॉन्ड डिस्टेंस भी कर सकते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, यानी कितना डिस्टेंस होगा ये, बॉन्ड डिस्टेंस। ठीक है, दूसरा जो हम लोग देखेंगे दैट इज बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। ठीक है, दो बॉन्ड के बीच में जो जितना एंगल होंगे उसी को क्या कहेंगे, बॉन्ड एंगल। तीसरा जो है वो है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ। इन्हीं तीनों को हम लोग डील करने वाले हैं और फिर इन तीनों के बाद हम लोग क्या देख लेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड पैरामीटर्स। ठीक है, तो अब यदि हम सबसे पहले यदि हम बात करें किसकी, बॉन्ड लेंथ की। ठीक है, जो पहला अपना है कौन सा है, बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ बेसिकली क्या हम लोग कह रहे हैं, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, द एवरेज डिस्टेंस between nucleus of two atoms is known as bond length। ठीक है, एवरेज डिस्टेंस निकलता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जस्ट हाफ कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा वो एवरेज डिस्टेंस। हाफ कब होता है, जब दोनों एटम सेम है, लेकिन जब दोनों एटम सेम नहीं है, एक बड़ा है एक छोटा है या दोनों डिफरेंट है, तो उनका हम लोग क्या ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। उनके न्यूक्लियस के दूरी का क्या ले लेते हैं बेटा, एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली इट रिप्रेजेंट्स, ठीक है, नॉर्मली इट रिप्रेजेंट्स, ठीक है, एज ए बी। इस तरीके से हम लोग करेंगे और जो लेंथ होगा वो हम लोग किस में करते हैं, एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम या फिर पिकोमीटर। आया बात समझ में, बेसिकली इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन आपका होगा। अब इट डिपेंड्स मेनली ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बात इंपॉर्टेंट है कि इट डिपेंड्स, ठीक है, मेनली इट डिपेंड्स ऑन, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन मेनली इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। किस पे डिपेंड करता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़े हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको कहते हैं, ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम। ठीक है, और किसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है यानी कि ए और बी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। आया बात समझ में। अब जैसे कि केस 1 हम ले लेते हैं, इसमें भी केस बनाएंगे, केस 1। तो केस 1 में क्या बोलता है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 0। ठीक है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 0, ठीक है, यदि उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तब क्या करेंगे बेटा, तब आपका बॉन्ड लेंथ बराबर हो जाएगा RA प्लस RB। ठीक है, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं DAB, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू RA प्लस RB, और ये हम आपको बता चुके हैं शुरू में ही। ठीक है, इवन जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देख रहे थे
उस समय भी ये वाला फॉर्मूला बताए हुए थे, लेकिन चूंकि इस टॉपिक को ही हम यहाँ पे डील कर रहे हैं तो ये लिखना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आया बात समझ में? बताना आपको फिर से एक बार। तो क्या हो जाएगा, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 रहेगा, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ जो होगा वो Ra प्लस Rb होगा, यानी कि DAB इज इक्वल टू Ra प्लस Rb, ठीक है। और where Ra is a covalent radius of A, ठीक है, where Ra is the covalent radius of A, Ra बेसिकली क्या रहेगा, कोवेलेंट रेडियस ऑफ A रहेगा, एंड Rb जो रहेगा इज द कोवेलेंट रेडियस ऑफ B। जाहिर सी बात है, आया बात समझ में? अब इसमें यदि हम देखें कि Rb इज ठीक है, Ra एंड Rb, ठीक, if Ra इज इक्वल टू Rb, यदि Ra इज इक्वल टू Rb हो गया, ठीक है, यदि क्या बोल रहा है Ra इज इक्वल टू आपका Rb हो जाएगा, देन बॉन्ड लेंथ, ठीक है, देन बॉन्ड लेंथ को हम लोग लिख सकते हैं, बॉन्ड लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बॉन्ड लेंथ 2Ra या फिर, ठीक है, 2Rb लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। जब दोनों सेम है तो क्या लिख सकते हैं, 2Ra, या फिर क्या लिख सकते हैं, 2Rb। अब दूसरा केस, ठीक है, केस 2 में क्या है कि यहाँ पे क्या बोले, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 0, तो यहाँ क्या है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, इज नॉट 0, ठीक है, 0 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो डेल En निकलेगा, ठीक है, वो 0 यदि नहीं हो तब, ठीक, तो उसमें भी बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ जो होगा, बॉन्ड लेंथ जो होता है, स्टीवेंसन एंड शॉमेकर इक्वेशन पढ़े हैं हम लोग, इसमें पीरियोडिक टेबल में सेम वही लिख रहे हैं, ठीक है, स्टीवेंसन एंड शॉमेकर इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू Ra प्लस Rb, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस 0.9 इनटू, ठीक है, चाई A, ठीक है, 0.9 इनटू चाई A माइनस चाई B, ठीक है, चाई A माइनस चाई B ये हो जाएगा। और यहाँ पे चाई A जो है, चाई A क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, एंड चाई B जो है, ठीक है, चाई B जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। बात समझ में आया? चाई A क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, और चाई B क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, ठीक है, बात समझ में आया? अब जो डिफरेंस होगा, ठीक है, अब इनके जगह पे हम लोग डेल En भी कर सकते हैं, इनका जो डिफरेंस होगा चाई A माइनस चाई B, ठीक है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल En, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बेसिकली ये क्या हो गया, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है, डिफरेंस, ये आपका बताता है। बात समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ देखते हैं, क्या देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ देखते हैं। यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा बॉन्ड लेंथ को। ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, यानी कि कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो बॉन्ड लेंथ को क्या करेंगे बेटा, अफेक्ट करने वाले हैं। तो आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा अभी तक। तो सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा जो होगा वो बॉन्ड एक दूसरे से दूर रहेंगे। ऐसा है क्या, चेक करते हैं या पास आएंगे, देखते हैं। यहाँ पे हम क्या बोले कि बॉन्ड बॉन्ड लेंथ जो आपका होगा,
बॉन्ड लेंथ जो होगा वो इनवर्सली होता है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक है, डिफरेंस के। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही कम क्या होगा उसका बॉन्ड लेंथ, ठीक है, उतना ही कम क्या होगा बेटा उसका बॉन्ड लेंथ। आया बात समझ में। अब जैसे कि एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल मान लेते हैं HF HCl HBr HI। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, क्योंकि 4 और 2.1 है, ठीक है, 4 और 3 है, ठीक है, बात समझ में आया। तो ये आपका बॉन्ड लेंथ जो होगा उसका ऑर्डर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आया बात समझ में। उसके बाद हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, दूसरा क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर तो पहले ही बताए हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम्स, दो एटम्स के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर कहेंगे। तो जाहिर सी बात है सिंगल बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल दूर दूर रहेगा, ये पहले बता चुके हैं, ठीक है, एटम्स दूर दूर रहेंगे। डबल बॉन्ड हुए तो थोड़ा सा नजदीक आते हैं और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो और नजदीक आते हैं। यानी सिंपल सी बात है कि बॉन्ड ऑर्डर जो होगा जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा। यानी कि फिर से इनवर्सली हो जा रहा है क्या, तो बॉन्ड लेंथ जो होगा, ठीक है, बॉन्ड लेंथ जो होगा वो इनवर्सली हो जाएगा किसके, बॉन्ड ऑर्डर के, ठीक है, किसके हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर के। आया बात समझ में, किसके इनवर्सली हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर के। अब जैसे यहाँ पे और एक चीज ध्यान में रखना है, किसके बारे में यदि हम बात करें, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड ऑर्डर में बेसिकली यहाँ पे आप ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ भी आ जाएगा। एक चीज और आपका हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे और एक चीज लिख देते हैं बॉन्ड एनर्जी, ठीक, बॉन्ड एनर्जी। आप जितना नजदीक रहेगा उतना उसको तोड़ने में भी तो एनर्जी लगेगा, तो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली टू बॉन्ड ऑर्डर, ये भी यही बता देते हैं, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी यानी कि उस बॉन्ड को तोड़ने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। अब दोनों पास है तो उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो दैट्स व्हाई बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली टू क्या हो जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपने को जैसे कि मान लेते हैं एक डेटा दिया हुआ है, उसको भी थोड़ा हम बता ही देते हैं। डेटा क्या दिया है भाई, ठीक है, डेटा क्या दे दिया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है बॉन्ड, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल ले रहे हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ जो दिया हुआ वो 1.54 एंगस्ट्रॉम है इसका, ठीक है, 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.34 एंगस्ट्रॉम और ये 1.20 एंगस्ट्रॉम, ये आपका दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंटल डेटा है ये, अब एक्सपेरिमेंटल डेटा है तो इससे भी साफ जाहिर हो रहा है कि इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा, इसका बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा ज्यादा होगा और इसका बॉन्ड लेंथ और भी ज्यादा होगा। और जो बॉन्ड एनर्जी जो है, बॉन्ड एनर्जी वो यहाँ पे दिया हुआ 80 किलो जूल, ठीक है, किलो कैलोरी का है। अच्छा, साथ में उधर लिख देंगे 80 है और यहाँ पे आ जाएगा आपका 140, ठीक है, और ये आपका 180 से लेकर के 200 किलो कैलोरी में आता है, किलो कैलोरी पर जूल, सॉरी किलो कैलोरी पर मोल, ठीक। ये इस प्रकार से इसका क्या निकला बॉन्ड एनर्जी, और ये भी क्या है एक्सपेरिमेंटल डेटा ही है। तो हम ये भी कह सकते हैं, साफ समझ में आ रहा है कि ये जो दो बात हम लोग लिखे हैं वो एकदम करेक्ट है, क्योंकि ये तो ठीक है, ये तो हम लोग लिख रहे हैं किस आधार पे, जो हम लोग पढ़े हैं उस आधार पे हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। लेकिन ये वाला चीज क्या है आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा है, जिससे ये सारा कुछ साबित भी हो जाता है, ठीक है। यही ये कार्बन कार्बन का होता है। अब यही हम कार्बन और ऑक्सीजन का यदि हम करते हैं, किसका करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ठीक, कार्बन ऑक्सीजन सॉरी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ये कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये यदि हम कर दें, ठीक, यदि हम ये कर दें तब आपको कैसा नजर आएगा, इसका आता 1.43 एंगस्ट्रॉम, ठीक है,
ये डेटा जो है 1.20 एंगस्ट्रॉम और ये होता है 1.13 एंगस्ट्रॉम, ये आपका बताता है। ठीक, इससे साफ समझ में आ गया कि जैसे ही हम कार्बन और कार्बन के बीच का लिए, ठीक है, डबल बॉन्ड। अब ये देखिए कार्बन ऑक्सीजन का भी यदि हम ले लें, कार्बन और ऑक्सीजन के भी बीच का यदि हम ले लें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी जो आपका बॉन्ड लेंथ है वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ये आपका क्या है, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी जो भी होगा, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी जो भी होगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, ये वाला बेटा ज्यादा हो रहा है। ठीक, अब बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जस्ट क्या होता है बॉन्ड लेंथ, ठीक है, Bl इनवर्सली टू क्या हो जाएगा, Be। ठीक है, Bl इनवर्सली टू क्या हो जाता है, Be। बात समझ में आई आपको, करेक्ट सिचुएशन समझ में आ रहा है पूरा क्या हो रहा है। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल हम दे देते हैं इसी का यदि कार्बन, ठीक है, ये पहला एग्जांपल मान लेते हैं, दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल मान लेते हैं। कार्बन है, ठीक है, साथ साथ नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन का ये 1.47 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, वहीं यदि हम बात करें कार्बन, ठीक है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक, तो इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है, इनके बीच का बॉन्ड लेंथ होता है 1.28 एंगस्ट्रॉम। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा बस आपको समझाने के लिए, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यदि ट्रिपल बॉन्ड दिखने को मिल जाए तो इनके बीच का बॉन्ड लेंथ हो जाता है 1.15 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये सारा चीज समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से आपका बॉन्ड लेंथ जो है वो हो रहा है, और वो किस पे जा रहा है, मतलब कि बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड कर जा रहा है, आपका बॉन्ड ऑर्डर पे। बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, बॉन्ड लेंथ जो है वैसे वैसे क्या होते जा रहा है बेटा, कम होते जा रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा आई थिंक काफी आसान सा चीज है और आपके दिमाग में गया भी होगा। अब तीसरा चीज जो है जो इसको इफेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस के बारे में हम लोग पढ़े भी हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ, फैक्टर्स अफेक्टिंग। तीसरा हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में हम लोग क्या देखे थे, क्या बोले थे, रेजोनेंस कि ऐसे कई सारे ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं जिनका एक स्ट्रक्चर उनके सारे प्रॉपर्टी को नहीं बता पाता है। तो उनके सारे प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, और उन स्ट्रक्चर को कंबाइन करके एक मेन स्ट्रक्चर बनता है जो उनके सारे प्रॉपर्टी को बता पाने में मुमकिन करता है। ठीक है, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, जो मेन स्ट्रक्चर होता है, सारा का कंबाइंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लेकिन जो कई सारे जो स्ट्रक्चर लिए स्टार्टिंग में, मान लेते हैं 3 स्ट्रक्चर, 4 स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर, तो उन स्ट्रक्चर को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, और उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। और जो मेन स्ट्रक्चर रहेगा उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखे थे कि देखने से तो कुछ और लगता है, ठीक है, जैसे कि ये वाला आपका बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है, तो इसका क्या लग रहा है कि ये वाला दोनों डबल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड लेंथ अलग होगा, ये सिंगल बॉन्ड है इसका बॉन्ड लेंथ अलग होगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है इसका बॉन्ड लेंथ अलग होगा, लेकिन इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है ना वो कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो ये गोल जो है यानी कि डबल बॉन्ड जो है हम सब जगह दे दिए हैं, डॉटेड डॉटेड करके हम दिखाए थे आपको क्लास में। डॉटेड डॉटेड की जगह हम लोग ये सर्किल भी बना सकते हैं, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वही हो जाता है कि ये 3 बॉन्ड जो है वो चारों नहीं मतलब 6 बॉन्ड में फैला हुआ है। 3 बॉन्ड जो है वो पार्शियली 6 सिंगल बॉन्ड के साथ आपका है। आ रहा बात समझ में, तो जिससे उस कंडीशन में फिर ये सारा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड जो आपका ये रहेगा वो सारा सेम हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कहें या फिर बॉन्ड लेंथ कहें, सब क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा। तो रेजोनेंस जहां पे रहेगा फिर हम वो वाला फंडा नहीं लगा सकते हैं, ध्यान में रखना है, उस कंडीशन में सारा इक्वल हो जाएगा। और मेरी बात, उस समय में क्या हो जाएगा, आपका सारा इक्वल हो जाएगा। जैसे बेंजीन कहीं पढ़े थे, इस वाले में देखने में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड क्या होता है बेटा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यही पाया जाता है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, और यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बात करें तो 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है ना। लेकिन इस बेंजीन में जो एक्सपेरिमेंटल डेटा जो है
वो आपको क्या बोलता है कि यहाँ पे सारा आपका बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, इक्वल बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड एनर्जी सब क्या रहेंगे बेटा, इक्वल रहेंगे। और बॉन्ड लेंथ, ठीक है, BL जो रहता है 1.39 एंगस्ट्रॉम आ जाता है, ठीक है। यानी कि ये देखिए होना कुछ और चाहिए था और होता कुछ और है। अब ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी तो ये एक तरह से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहा है किसको, बॉन्ड लेंथ को। फैक्टर अफेक्टिंग ये बॉन्ड लेंथ में आ जा रहा है। जैसा हम सोच रहे थे वैसा ये अपने को मिलता नहीं है। आया बात समझ में, क्लियर हो गया, ठीक। तो इसी प्रकार से हम लोग फिर अब आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्टर कौन सा हो जाएगा आपका, फोर्थ वाला, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है कि बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। हम लोग क्या पढ़े थे कि जितना ज्यादा इस कैरेक्टर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी वो अगले वाले एटम को क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, और जाहिर सी बात है उसको अपने तरफ पुल करेगा, तो उसका डिस्टेंस जो हो जाएगा, लेंथ जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। तो साफ तौर पे यही समझ में आ रहा है कि बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ मतलब जितना ज्यादा इस कैरेक्टर बढ़ेगा उतना ही कम होगा क्या आपका बॉन्ड लेंथ। आई बात समझ में, उतना ही क्या होगा आपका कम बॉन्ड लेंथ। अब इसको एग्जांपल से भी हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और साथ ही साथ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। एग्जाम्पल्स, कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड लेंथ, हाइब्रिडाइजेशन और ये बॉन्ड लेंथ, ठीक है। कुछ कंपाउंड ले रहे हैं, कौन सा कंपाउंड लेते हैं, इथेन। इथेन तो जानते हैं ना, क्लास 10 में पढ़े हैं। उसके बाद ये इस प्रकार से कंपाउंड ले लेते हैं, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो ट्रिपल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब उसके बाद ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन और इन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और फिर ये कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इथेन में सब दोनों जो कार्बन आइटम होंगे वो क्या होंगे, sp3। अब आपको स्ट्रक्चर यदि दिमाग में नहीं आ रहा होगा तो ये कार्बन और ये कार्बन दोनों का हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। कौन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो ये sp3 और ये sp3, अब हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए, ठीक है। sp3 हो जाएगा, इसमें sp3 और ये sp2 हो जाएगा, sp3 sp2, इसमें एक जगह sp3 और ये वाला sp हो जाएगा, इसमें sp2 और ये sp2 हो जाएगा, इसमें sp2 और ये sp3 हो जाएगा, सॉरी sp हो जाएगा। इसकी बात करें तो ये भी sp और ये भी sp हो जाएगा। तो s कैरेक्टर धीरे धीरे जो है वो क्या होते गया है, आपका इंक्रीज होते गया है। परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। लिख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, ठीक है, क्या होते गया है, इंक्रीजेस। क्या होता गया है, इंक्रीजेस, ठीक है। परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर क्या होता गया है बेटा, इंक्रीजेस। बात समझ में आई, समझ में आ रहा है, समय देख रहे हैं, इस कैरेक्टर धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे 50-50% दोनों जगह पाया जा रहा है, ठीक।
अब उस कंडीशन में जो बॉन्ड लेंथ एक्सपेरिमेंटल आ रहा है 1.54, ये तो पहले जानते हैं 1.54 एंगस्ट्रॉम, इसका आ जाता है ठीक है 1.51 एंगस्ट्रॉम, 1.47 एंगस्ट्रॉम, 1.46 एंगस्ट्रॉम, ठीक है 1.42 एंगस्ट्रॉम एंड 1.37 एंगस्ट्रॉम ये है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको नजर आता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे जो हम लोग कहें कि हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग किसकी बात किए, एस कैरेक्टर का, जितना एस कैरेक्टर बढ़ेगा उतना धीरे धीरे क्या होते जाएगा आपका बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो यहाँ भी इस डेटा से जो है समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे कार्बन का जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर यानी कितना एस का पार्टिसिपेशन कितना है, तो एस का पार्टिसिपेशन देख रहे हैं इस वाले में 50-50% है, तो वहां पे बॉन्ड लेंथ एकदम कम हो गया। यहाँ पे 33.33% है और यहाँ पे क्या है 50% है, तो यहाँ पे दोनों में 33.33% है, तो ये हो जा रहा है। यानी कि कुल मिला करके देखा जा रहा है तो इस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ जो है उसका कम होते जा रहा है। तो ये 4 आपका जो है खास करके फैक्टर्स थे जो कि बॉन्ड लेंथ को क्या करते थे, यस बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते थे। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं किसके बारे में, बॉन्ड एंगल के बारे में भी, कि बॉन्ड एंगल को कौन कौन सा जो फैक्टर है वो मतलब बॉन्ड एंगल क्या होता है, ठीक है, और क्या क्या है उसमें, वो सारा चीज हम लोग देख लेते हैं। तो बॉन्ड पैरामीटर्स में हम लोग देखेंगे बॉन्ड एंगल को। ठीक है, बॉन्ड एंगल, तो दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। मान लेते हैं ये ए है, ठीक है, और ये बी है, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, बॉन्ड एंगल। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका, बॉन्ड एंगल। आया बात समझ में, क्लियर है? इसी को क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल किन किन चीजों पे हो रहा है इसको लिख भी देते हैं हम, द एंगल बिटवीन एनी टू एडजेसेंट बॉन्ड, द एंगल between any two adjacent, ठीक है, any two adjacent bond is known as bond angle। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बॉन्ड एंगल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल के नाम से भी जानते हैं। अब ठीक है, ये ध्यान में रखना कि इसको डिग्री, ठीक, एक चीज इट रिप्रेजेंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंट्स, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स डिग्री। यदि इस तरीके से ऊपर में है छोटा सा तो उसको डिग्री कहते हैं। ठीक है, मिनट, ठीक है, यदि एक डैश दिया हुआ है तो मिनट कहते हैं, और ये सेकंड, यदि ऊपर में 2 डैश है तो उसको क्या कहते हैं बेटा, सेकंड कहते हैं। ठीक, ये ध्यान में रखेंगे। अब फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, बॉन्ड एंगल, कौन कौन सा फैक्टर्स है जो बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहला आ जाता है नंबर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड, तो ये क्या करता है भाई, जितना नंबर ऑफ बॉन्ड रहेगा, सॉरी हाँ, बॉन्ड एंगल जो होगा वो डायरेक्टली होगा नंबर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड या फिर बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, समझे इस चीज को, कैसे ये हो जाएगा, एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कि ये आपका कार्बन और कार्बन के बीच का, अब इसका देखिए कितने बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड हो गए, तो इसका जो एंगल बनता है वो अप्रॉक्स 109 डिग्री का बनता है। कितना का बनता है, 109 का। ठीक है, 109.28 का बनता है, 28 मिनट का बनता है, लेकिन यहाँ पे हम रफली क्या बता रहे हैं, 109 समझाने के लिए। अब जैसे इसमें आ गए ये, ठीक है, ये देखिएगा बॉन्ड एंगल, तो अब इसका
क्या बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, 2 हो गया, यहाँ पे 1 था। तो अब जो यहाँ पे इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो यहाँ पे सॉरी बॉन्ड एंगल जो होता है वो 120 डिग्री हो जाता है, ठीक है। और कहीं और यदि हम बढ़ा दें, ठीक है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यदि हम कर दें तो उस कंडीशन में कितना हो जाता है बेटा, 180 हो जाता है। यानी कि खास करके कुल मिला जुला के आपको समझ में आ रहा है कि जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ते जाएगा उतना ही इसका जो है बॉन्ड एंगल वो क्या होते जाएगा, वो बढ़ते जाएगा। इसलिए क्या है बेटा, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आता है। अब दूसरा, ठीक है, ये आपका पहला हो गया। अब हम लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन का केस। फैक्टर कौन सा इफेक्ट कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कौन सा इफेक्ट करेगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे करता है आगे देखते हैं। दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन, थोड़ा सा आप भी समझ सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं कि जैसे जैसे कहता है इसमें केस 1, ठीक है, केस 1 क्या बोलता है, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, यदि हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए दोनों का सेम है, यहाँ भी दोनों का सेम है, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं आगे वाला कार्बन का अलग है, डिफरेंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, बॉन्डेड एटम आर सेम, ठीक है, बॉन्डेड एटम्स आर सेम, यानी दोनों जो बॉन्डेड एटम है वो भी सेम है। दोनों क्या है, कार्बन कार्बन है, तो दोनों बॉन्डेड एटम भी सेम है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी मिल सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन बॉन्डेड एटम डिफरेंट है, ठीक है, बॉन्डेड आर सेम, ठीक है, बट सेंट्रल एटम, बॉन्डेड एटम आर सेम बट सेंट्रल एटम एंड लोन पेयर आर डिफरेंट, बट सेंट्रल एटम एंड लोन पेयर आर डिफरेंट, लोन पेयर आर डिफरेंट, ठीक है। क्या क्या समझे, हाइब्रिडाइजेशन सेम, बॉन्डेड एटम सेम, लेकिन साथ साथ सेंट्रल एटम एंड लोन पेयर क्या रहेगा, डिफरेंट आपका रहेगा। उस कंडीशन में बॉन्ड एंगल, ठीक है, उस कंडीशन में इंपॉर्टेंट है ये, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली 2 हो जाएगा, इनवर्सली 2 हो जाएगा नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। और इसको हम समझा चुके हैं बॉन्ड एंगल जब पढ़ा रहे थे थोड़ा सा पहले, उस क्लास में भी 2-3 क्लास पहले में भी बता चुके हैं ये चीज, ठीक है। 3-4 केस बताए थे बॉन्ड एंगल को लेकर के, पूरा कब कब क्या होगा कैसे होगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ये बताते हैं, एग्जांपल में क्या, एग्जांपल में जैसे CH4, ठीक है, CH4 है, NH3 है और साथ ही साथ आपका वाटर है, ठीक है। देखिए क्या बॉन्डेड एटम सबका सेम है, यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, sp3 sp3 sp3, लेकिन कौन डिफरेंट है, सेंट्रल एटम डिफरेंट है, ठीक है, O N और C, और साथ ही साथ आपका डिफरेंट कौन है, लोन पेयर 0 1 2। समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम। अब लिख भी देते हैं कि यह हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, ठीक है, sp3, और यहाँ भी क्या है बेटा, sp3। वहीं यदि हम बात करें बॉन्ड एंगल की, तो वो इसका हो जाता है 109.28 मिनट, ठीक है, इसका हो जाता है 107 डिग्री, और इसका आपका हो जाता है 104.5 डिग्री। 105 भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ नजर आएगा, 105 डिग्री, ठीक। तो ये होता है, तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा हो गया, इसका ज्यादा हो गया। सारा कुछ समझ में आया, सेंट्रल एटम सेम डिफरेंट है, बॉन्डेड एटम हाइड्रोजन जो बॉन्ड है साथ में सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर डिफरेंट है, इसलिए इस प्रकार से वो हो जाएगा। नंबर ऑफ लोन पेयर पे फिर डिपेंड करेगा, लोन पेयर जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन होता है अकॉर्डिंग टू बर्नस्टर थ्योरी, और बॉन्ड एंगल उसका क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। तो यहाँ पे नो लोन पेयर, ठीक है, नो लोन पेयर, यहाँ पे 1 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर, और यहाँ पे क्या है, 2 लोन पेयर। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब केस 2 क्या बोलता है,
ठीक है। केस 2 क्या बोलता है? केस 2 बोलता है व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, ठीक है, हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। बात करें यदि बॉन्डेड एटम की, ठीक है, बॉन्डेड एटम की, तो वो भी क्या रहेगा बेटा? सेम। हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, इस बार हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, बॉन्डेड एटम भी सेम हो गया, जैसे हाइड्रोजन सब में था, ठीक है। उसके बाद लोन पेयर भी सेम, लोन पेयर भी क्या रहेगा बेटा? आपका सेम, लेकिन डिफरेंट क्या रहेगा? ठीक है, सेंट्रल एटम केवल डिफरेंट रहेगा, सेंट्रल एटम क्या रहेगा बेटा? डिफरेंट। ये इस केस में है, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं, एग्जांपल आपका देख लेते हैं NH3 एक लोन पेयर के साथ, PH3 एक लोन पेयर के साथ और ASH3 एक लोन पेयर के साथ। तो देखेंगे आप यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन सबका क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन सबका क्या है? sp3 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया। बॉन्डेड एटम क्या सेम है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यस। लोन पेयर सेम है, एक एक एक। सेंटर एटम डिफरेंट है, ये, ठीक है। तो उस कंडीशन में बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम होता है। उस कंडीशन में बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम होता है, ठीक है। ये याद रखेंगे इस कंडीशन में। तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा हो जाएगा? ठीक है, बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा, डाउन ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? NH3 ग्रेटर देन PH3 ग्रेटर देन ASH3। बोलो बात समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा आपको मिलेगा। और बॉन्ड एंगल होता है कितना है? तो इसका हो जाता है 107, अभी तुरंत बताए हैं, 107 डिग्री। नीचे आते हैं तो 93 डिग्री और इसका आ जाता है आपका 91 डिग्री। ठीक, बात समझ में आया? NH3 के बाकी नीचे वाले का अप्रोक्स 90 सबका आ जाता है। केस 3 में बेटा क्या बोल रहा है? केस 3 में बोलता है हाइब्रिडाइजेशन सेम, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा, ठीक है। लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। सेंट्रल एटम क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। तो बॉन्डेड एटम वो क्या रहेगा? डिफरेंट, ठीक है, वो क्या रहेगा? डिफरेंट। तो उस कंडीशन में आपका बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम एंड डायरेक्टली टू साइज ऑफ, ठीक है। और यहां हम लिख देते हैं डायरेक्टली, इसका डायरेक्टली रहेगा, ठीक है। ठीक, इसका आपका डायरेक्टली रहेगा किसका? आपका साइज ऑफ एटम का, ठीक है, साइड एटम, ठीक है। तो ये इसके लिए निकल करके आ रहा है, ठीक है, बॉन्डेड एटम। ये क्लियर? अब इस चीज को भी समझ लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन सेम है। अब एग्जांपल क्या लिए? OF2, ठीक है, Cl2O और उसके बाद Br2O ये लिए हुए हैं, ठीक है, ये B है, Br2O। तो इसका बॉन्ड एंगल जो आपका आता है वो 103 से लेकर के 105 डिग्री के अप्रॉक्स रहता है। इसका बॉन्ड एंगल आपका 109 से लेकर के 1111 डिग्री के बीच में रहता है और इसका 116 से लेकर के 118 डिग्री पे रहता है। यानी अपने को ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है बॉन्डेड एटम का,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का ज्यादा होता है, क्लोरीन का कम और ब्रोमीन का और कम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम क्या हो रहा है, डिक्रीजेस। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम डिक्रीजेस, कम हो रहा है। वैसे वैसे इनका बॉन्ड एंगल जो है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते जाएगा तो बॉन्ड एंगल, एक सेकंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम कम हो रहा है, एक सेकंड, यहाँ पे ये इनवर्सली है जी। ठीक है, ये इनवर्सली होगा, ध्यान में रखना है, ये क्या हो जाएगा इनवर्सली, बॉन्ड एंगल इनवर्सली टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम एंड डायरेक्टली टू साइज ऑफ, इसके नहीं, ऊपर में लिखना है। ठीक है, ऊपर में, डायरेक्टली टू साइज ऑफ साइड एटम। ठीक है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते जा रहा है, बॉन्ड एंगल क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये हम लोग कंप्लीट खत्म कर दिए बॉन्ड लेंथ का, लेंथ और बॉन्ड आपका किसका, बॉन्ड एंगल का। कल हम लोग बॉन्ड एनर्जी का भी देखेंगे। तो चलिए अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।